हेलो नमस्कार। वेब फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। आप सभी शांतिपूर्वक सुनते जाएं और समझते जाएं। पॉलिटी बहुत आसान विषय है और इंटरेस्टिंग विषय है। अनुच्छेद 19 एक में कहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और झंडा लहराने की, पुतला जलाने तथा प्रेस की स्वतंत्रता। हम लोग किसी के विरोध में पुतला जला सकते हैं। कभी देखते हैं कि मोदी जी के विरोध में पुतला जला दिया, कभी देखते हैं कि अमित शाह के रूप में पुतला जला दी, कभी लालू यादव का जल जाता है, कभी नीतीश का जल जाता है। ये सब क्या है कि विरोध करने, मतलब कि विरोध करने का एक जरिया जिस तरह नहीं होता, किसी के प्रति हम लोग विरोध कर रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं, ये सब हम लोग क्या विरोध करने का अधिकार हमको अनुच्छेद 19 का 1 में देता है। प्रेस मीडिया का भी स्वतंत्रता होती है, हर जगह जाके मीडिया अपना कर सकती है, मीडिया कुछ भी ले सकती है। आपको कहता है कि बिना, अनुच्छेद 19 के 2 में कहता है कि बिना हथियार सवाह करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 3 में कहता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जैसे महिला संगठन, पुरुष संगठन, इसमें क्या बना सकते हैं हम लोग संगठन। अब अनुच्छेद 19 के 4 में कहता है कि बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 4 में क्या कहता है कि बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, कहीं कहीं क्या है कि घूमने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं हम लोग, लेकिन एक कहिएगा कि हम बॉर्डर पे जा कर के वहाँ डांस करेंगे तो वो नहीं ना चलेगा। बॉर्डर के पास जा कर के वहाँ तो खतरा है, वहाँ डांस कीजिएगा जाके, हम बोले फिर बोलेगा हमको तो बताता है 19 के 4 में कि हमको घूमने की स्वतंत्रता, तो ऐसा बात तो नहीं है। ये सब आप लोग दिमाग से बाहर रखिएगा, ठीक है। और 19 के 5 में कहता भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 5 में क्या कहता है कि भारत के किसी भी देश में हम लोग क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता हमको मिल जाएगा। अनुच्छेद 19 के 6 में क्या कहता है कि संपत्ति की अधिकार अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। कहने का मतलब जो संपत्ति का अधिकार था अब क्या रहा, मूल अधिकार नहीं रहा, वो क्या हुआ, कानूनियन अधिकार बन गया है। अभी हमने बताया कि संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार को हटा करके क्या किया, कानूनी अधिकार आ गया। उन्हें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के क में के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। कह रहा कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले क्या था, वह मूल अधिकार था। इसे कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें क्या किया, 1974 में इसे मूल अधिकार से या मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया। हटाने के बाद इसे किस में रखा गया, कानूनी अधिकार में रखा गया। अनुच्छेद 19 के 7 में क्या कहता है कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब चलते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 19 आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहता है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद 20 में कितना प्रकार स्वतंत्रता गई, 3 प्रकार की। एक, गलती की एक सजा, फर्स्ट कह रहा। दूसरा क्या कहता है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाए, न कि पहले या बाद के आधार पर। कह रहा कि सजा जो है जिस समय कोई कैदी अंदर गया, कोई क्राइम हुआ तो मुझे जिस समय हुआ तो उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा, न कि पहले न कि बाद के। समझ गए। आप बोला कि सजा के बाद, तीसरा क्या था, सजा के बाद भी कैदी संरक्षण दिया जाता है, मतलब क्या, उसकी रक्षा की जाती है। समझे। अब देखिए नोट में कहता अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय देशीकरण नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी माना नहीं जाता है। मतलब कहने का कि जब तक कोर्ट उसे गुनाह साबित नहीं कर देगा, नहीं बोल देगा कि ये अपराधी है, तब तक उसे हम लोग अपराध नहीं कर सकते, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी के कारण
अधिक धुआं देने वाला वाहन, यह क्या होता है, इसी कारण क्या होता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या होता है कि अधिक धुआं देने वाला वाहन मतलब गाड़ी हो गया, और बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि पहले क्या करते थे कि किसी का रिकॉर्डिंग सुना देते थे, लेकिन पति पत्नी में अब एक नया कानून में जोड़ दिया गया है कि पति पत्नी में जो क्या मतलब केस होता है तो पत्नी का क्या होता है, रिकॉर्डिंग पति सुना देता है ना। सुनाने के बाद क्या होता है कि कोर्ट फैसला करती है कि वो तो सोच रहा है कि नहीं पत्नी गलती की, हम सुना दिए, लेकिन नहीं, कोर्ट वहाँ गलत बना देगा। कोर्ट क्या करेगी, वहाँ तो सीधा बोला कि मेरा निजता का उल्लंघन कर रहा है, पत्नी तो ये कहेगी मेरा निजता का उल्लंघन कर रहा है। इस चीज़ को अगर वो निजता का उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन करने के बाद क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गोपनीय जानकारी को आप लोगों ने आप एक तरफा सुनाए, तो इसमें क्या होता है कि वह पत्नी की निजता का उल्लंघन हो रहा है, इसी वजह से रिकॉर्डिंग को नहीं सुनाना चाहिए। ठीक है, कोर्ट में कभी ऐसा नहीं कीजिए गलती, पति पत्नी के बीच ही ऐसा, दूसरे के साथ तो होगा तो बोलेगा ही आदमी। अनुच्छेद 20 तथा 21 में को क्या कहता है कि आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है, अतः यह सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार है। मतलब किसी को इमरजेंसी है, अब पुलिस वहाँ हेलमेट चेक करेगी, धुआं चेक करेगी, तब तो आदमी मर जाएगा। ये सोच सकते हैं ना, ये क्या है, ये सबसे शक्तिशाली अधिकार है। अनुच्छेद 20 21 में क्या आपातकाल के दौरान रोका नहीं जा सकता है, इसी सबसे शक्तिशाली अधिकार है। अनुच्छेद 21 का क में क्या कहता है कि इसे 6 से मतलब किसमें क्या था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चा को क्या निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मतलब कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें 46वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 46वां संशोधन। क्या हुआ देखो, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार कब जोड़ा गया था? 46वां संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में। अब चलते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या कहता है? अनुच्छेद 22 3 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। कितना प्रकार के? 3 प्रकार की स्वतंत्रता देती है जो गिरफ्तारी की रक्षा करती है। जो क्या कहता है? गिरफ्तारी को संरक्षण या मतलब उसको रक्षा करती है। एक में क्या कहता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले जो है उसको वारंट बताना होता है, मतलब उसका क्या होना, कारण बताना होता है। दूसरा क्या था कि 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय में यह सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कह रहा है कि 24 घंटे के अंतर्गत क्या क्या करना होगा, उसे न्यायालय में पहुंचाना होगा। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता। यातायात तथा अवकाश का समय क्या होगा, गिनती नहीं किया जाता। 24 घंटे के समय कहीं निकले 24 घंटे के लिए, आप मान लीजिए कहीं जाम में फंसे हुए हैं, कहीं गाड़ी के कारण ख़राब हो गया, तो वो सब उसमें गिनती नहीं किया जाता है। तीसरा क्या कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति क्या कर सकता है कि अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। निवारक विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम क्या कहता है कि इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध रोकने का है। मतलब किसी व्यक्ति को क्या करता है, हम लोग सजा देने का नहीं है, इसे क्या अपराध रोकने से है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकता है। नज़रबंद मतलब समझ रहे हैं? नज़रबंद के बारे में आगे बताते हैं। मतलब समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है कि अगर किसी के पर शक है, शक के आधार पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने के बाद 3 महीने तक उसे बंद रख सकते हैं, जेल में भी रख सकते हैं, जेल बंद हो गया, होटल हो गया, ये सब कहीं भी रख सकते हैं, या किसी मकान में हो गया, ऐसा भी रख सकते हैं। देखिए नज़रबंद क्या है? नज़रबंद किसी व्यक्ति को जब सज़ा, नज़रबंद यही है जब किसी व्यक्ति को समाज में किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता है, समाज से मिलने नहीं दिया जाता, उसे ही नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, अवकाश, जेल कहीं भी हो सकता है। मेरी बात समझ गए? अब चलते हैं भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम। भारत में जो प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम क्या कहता है? निवारक विरोध अधिनियम 1950
यह क्या है, यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। 31 दिसंबर 1972 में क्या गया, उसे समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं मीसा क्या है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सोसाइटी एक्ट, इसे 1971 में लाया गया था, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग होने की वजह से 1978 में इसे समाप्त कर दिया। कौन सा, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सोसाइटी एक्ट को क्या क्या इसे समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया गया, लागू कब किया गया था, 1971 में किया गया था, लेकिन इसका अधिक दुरुपयोग होने की वजह से 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब आता है पोटा। पोटा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, इसको क्या बोलते हैं, पोटा को फुल फॉर्म क्या था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। कहता है कि यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। ये एक्ट कहाँ लगाया था, आतंकवादी पर लगाया था। इससे क्या अगर 2001 में प्रारंभ किया तथा 2004 में क्या किया, समाप्त कर दिया गया। 2001 में क्या 2001 में प्रारंभ किया गया यह एक्ट और 2004 में समाप्त कर दिया। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और हम चाहेंगे कि आप लोग को अच्छा ही लगेगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हमें और मोटिवेट मिले, ताकि हम और सारा वीडियो आप तक पहुंचाने में सक्षम रहें। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।